क्या चुनाव के दौरान सेना के नाम के इस्तेमाल को सही ठहराया जा सकता है? क्या चुनाव के दौरान सेना के नाम को सही ठहराया जा सकता है? और वो इसलिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस ने एक अर्जी दाखिल की है जिसमें स्पष्ट तौर से इसका विरोध किया गया है। चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आज का बड़ा सवाल इसी मुद्दे पर है। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कांग्रेस के नेता सुष्मिता देव ने अपनी अर्जी दाखिल करने के साथ ही क्या बयान दिया है। करीब करीब 8 कंप्लेंट्स प्रधानमंत्री और अमित शाह के खिलाफ डाला पार्टी की तरफ से कि जिस तरह के भाषण वो रख रहे हैं सेना को लेकर, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कंप्लेंट को खारिज कर सकती है, पर उस पर कार्रवाई ना हो ये हमारे देश के कानून के खिलाफ है। तो हमने पूरा लिस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि वेग बातें हैं। प्राइम मिनिस्टर को कोट किया, अमित शाह जी को कोट करके कहा है कि इस पे आप कंप्लेंट्स पे निर्णय लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना शो कॉज कर रही है, ना हमें बता रही है कि आपका कंप्लेंट गलत है, चुप क्यों है? चुनाव आयोग पर कांग्रेस का बड़ा आरोप और उसके साथ साथ इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस से सुलेमान मोहम्मद, संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, अमीक जमई साहब समाजवादी पार्टी से, रिटायर्ड मेजर प्रियदर्शी चौधरी और मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, शुरुआत में आपसे करूं। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी अब दाखिल की गई है, याचिका दाखिल की गई जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह बार बार सेना के नाम का इस्तेमाल कर वोट की राजनीति कर रहे हैं और चुनाव आयोग इसकी अनदेखी कर रही है। सेना के नाम का बेजा इस्तेमाल क्या इस बार के चुनाव में बड़े पैमाने पर होता दिख रहा है आपको, बख्शी साहब? देखिए साहब, सबसे पहले मैं 2 चीज़ों में फ़र्क डालना चाहूँगा। एक तो सेना की तारीफ करना, खासकर सेना की युद्ध कौशल, सेना की युद्ध की परफॉर्मेंस की तारीफ करना अपने आप में मैं कोई गुनाह नहीं समझता। हाँ, अगर सेना के खिलाफ, सेना की गरिमा के खिलाफ, सेना की परंपरा जो कि एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल है, उसके खिलाफ उसे कहा जाए कि ये फलां व्यक्ति की सेना है, इस पार्टी की सेना है, ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी की सेना नहीं, ये भारतवर्ष की सेना है, ये देश की सेना है। ये गरिमा को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए जब भी हम सेना के बारे में बात करते हैं। सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम, सेना के जवानों, वायु सेना, नौसेना के अफसरों, जेसीओ जवानों का तारीफ करना, उनके पराक्रम की व्याख्या करना अपने आप में मैं नहीं समझता कोई गुनाह है। बिल्कुल। सुलेमान साहब, अगर है गलती, अगर जहां पे है तो वो केवल उसकी गरिमा को कम करने की कोई प्रयास। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सुलेमान साहब, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि सेना की गरिमा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और उसे गिराया जा रहा है? अभी तक चुनाव आयोग ने अगर कहीं कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ के साथ हम देख चुके हैं, 72 घंटे का प्रतिबंध लगा था, फिर आपने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। आखिरकार ऐसा क्यों? नहीं, चुनाव आयोग को जो हमने शिकायतें करी कि सेना का राजनीति के लिए भाजपा और बतौर खास नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी भाजपा अध्यक्ष इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार पॉलिटिकल रैलीज में, इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। तो ये सवाल अगर हम इलेक्शन कमीशन पे खड़ा नहीं करेंगे, लिख लिख के हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मेमोरेंडम्स दे रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए कितनी बड़ी बात है, बार बार सब कहते हैं, बख्शी साहब ने भी कहा कि भाई सेना की तारीफ करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई ये कहे, जैसे उन्होंने कहा अमित शाह, उन्होंने मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अजय सिंह विष्ट जी ने कहा मोदी जी की सेना, मुख्तार अब्बास नकवी इनके मंत्री हैं, उन्होंने रामपुर की एक रैली में कहा कि मोदी जी की सेना ने बालाकोट में स्ट्राइक करी।
तो ये सब कितने बड़े वॉयलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे, और इस पे इलेक्शन कमीशन संगीत को रागी जी संज्ञान लेना चाहिए। संगीत रागी जी, इसका जवाब दीजिए कि इतने बड़े वायलेशंस के बाद भी चुनाव आयोग चुप है, कांग्रेस का ये आरोप है। देखिए, मुझे जैसा कि बख्शी जी ने कहा कि सेना के बारे में बात करने पर मुझे लगता नहीं है कि ये चुनाव आयोग की आचार संहिता का वायलेशन है। भाई, आप सेना के बारे में आप अपशब्द कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके पराक्रम को आप क्वेश्चन के घेरे में ला रहे हैं। सबसे बड़ा तो वो सवाल यहाँ पर यह है कि मोदी की सेना का शब्द अपने आप में गलत है, बिल्कुल गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल वो शब्द उचित नहीं है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के बारे में खुला बोलते रहे, जिसके बारे में ना खिलाफ FIR किया चोर है, तो इससे बड़ा हम मुद्दे पर रहे, हम मुद्दे पर रहे। आज हम सेना के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या सेना के नाम का इस्तेमाल करना अपने आप में सही है? चौकीदार तो चोर है ही। सुनिए, तो चौकीदार तो चोर है ही, इसमें कोई शक नहीं है। आप इनको चौकीदार चोर है, हम फिर कह रहे हैं। देखिए, आइए जरा हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ सेना पप्पू जो है वो बेवकूफ आदमी है। मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। इस तरह की बात मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी बहुत ही नालायक और बेवकूफ आदमी है। ये सोशल मीडिया पर शब्दों का इस्तेमाल ना प्रयोग मैं नहीं करूंगा। शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मैं आग्रह करता हूँ आप सबसे। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मेजर प्रियदर्शी जी कहीं भी कहो चौकीदार आवाज आती है चोर है। चलिए, हम इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन हमारी बहस का मुद्दा आज सुलेमान साहब, हमारी बहस का मुद्दा आज सिर्फ सेना के नाम का इस्तेमाल है। प्रियदर्शी जी, सेना के नाम का इस्तेमाल क्या अपने आप इस बार के चुनाव में बड़े पैमाने पर इसलिए किया जा रहा है कि उसका चुनावी फायदा हो? क्या ऐसा आपको दिख रहा है? जी, मेरा ये कहना है कि सरकार सेना के अभियानों का सफलता ले, ये जायज है जी, लेकिन जब खतरा तब निकल के आता है जब बीजेपी और उनके नेताओं अगर इसको चुनावी मुद्दा बनाएं और वोट मांगने लगें, तब ये खतरा डेमोक्रेसी के लिए खतरा दिखता है। इसी कारण हमने ये जो 422 एक्स सर्विसमैन ने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा था, इसी कारण चिट्ठी लिखा था। ये जो रेखाएं हैं गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी में, उसको धुंधला करने की कोशिश जो है, ये खतरा है। चलिए, प्रेम शुक्ला जी, इस वक्त मैं आता हूं सर। मैं एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी आपने सुना, आप थोड़ी देर से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, लेकिन सुलेमान जी कांग्रेस का कह रहे हैं कि बार बार चुनाव आयोग के सामने शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेजर प्रियदर्शी ये कहते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा है जिसे भारतीय जनता पार्टी लांघ रही है। प्लीज आपका जवाब। हमने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, कहीं से भी लक्ष्मण रेखा को का उल्लंघन नहीं किया गया, एक बात। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी प्रचार के में गए लोग हैं या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहीं भी सेना के पराक्रम का दुरुपयोग नहीं किया है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर चर्चा करते समय जैसा आदरणीय GD बख्शी जी ने कहा, यदि सेना का कहीं जिक्र आता है तो अपराध नहीं। और निर्वाचन आयोग को आपने शिकायत की, निर्वाचन आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। आपको लगता है निर्वाचन आयोग कार्रवाई नहीं करता? आप सुप्रीम कोर्ट गए, ये कहने के पहले ये इस पर आप चौकीदार चोर करने लगते हैं। मैं कहूंगा राहुल गांधी चोर है, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी का बाप चोर है, उसका जीजा चोर है, अच्छा लगेगा क्या? मैं इस तरह की बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन कांग्रेस का संकट ये है कि वो 1971 और 1965 दोनों के युद्धों का जिक्र अभी तक उसका श्रेय लेना चाहती है। लेकिन बालाकोट में यदि कोई कार्रवाई हुई तो उसका जिक्र भी मत करो। क्यों जिक्र मत करो? क्योंकि जिनको हमेशा आतंकवादियों को पूज्य मानते थे, जिनके लिए श्रीमती सोनिया गांधी रोती थी, बड़े बड़े आंसू बहाती थी, उन बालाकोट में आतंकवादियों की छाती पर चढ़कर भारत की सेना ने मारा है। अब भारत की सेना ने मारा है तो कहा कि पहले आप जो है सबूत दीजिए। सबूत भाई इंडियन एयरफोर्स ने सबूत भी दे दिया कि भाई किस तरह से जो F-16 गिराया गया है, उस संदर्भ में भी सबूत दे दिए गए। किस तरह से बालाकोट में कार्रवाई की गई, वो पाकिस्तान के स्वयं के सेना के अधिकारियों ने सुबह 5:18 पे जो ट्वीट किया, वो अपने आप में उसका सबूत है। फिर भी चूंकि आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादियों की मौत पर कांग्रेस को पीड़ा होती है, क्योंकि आतंकवादियों को पैदा करने में प्रेम शुक्ला जी एक छोटा जवाब सुलेमान जी, और उसके बाद फिर मैं अमित जमाई साहब के पास चल रहा हूं। सुलेमान जी एक छोटा जवाब, फिर अमित जमाई साहब। सुलेमान जी प्लीज। देखिए,
देखिए, पूरा ये किसी को चोर कहने से वो चोर नहीं होगा, लेकिन पूरा देश जानता है कि एक ही चौकीदार चोर है। और आप एक बार भी कहिए चौकीदार तो लोग वापस भारत, पूरा देश जानता, राहुल गांधी चोर, उसकी अम्मा चोर, बेल पर है लोग, तो पूरा देश अच्छी तरह जानता है। नहीं होगा, देश के सामने है, देश के सामने है। दूसरी बात किसी का नहीं तो बेल पे हम तो चोर हैं, कभी भी उन पर तो कानूनी प्रक्रिया जारी है, कहने की आवश्यकता पार्टी ने नहीं करा है। ये बहस ही शुरू हुई है जब भाजपा के लोगों ने बतौर खास मोदी जी ने सेना को इस्तेमाल किया राजनीतिक फायदे के लिए लगातार, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक का। चलिए, एक बात आपको और बता दूं, सलमान साहब, जब 1999 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा कौन सा बयान है? किताब लिखी है, स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी, वीपी मलिक ने, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी, जनरल वीपी मलिक की किताब की एक लाइन कोट कर कर रखा है, जो रोज भारत के अंदर आतंकवाद पैदा करते हैं। अरे सुनिए, आपको दर्द होता है, सुनिए, ये क्रिश्चियन इटालियन पार्टी के कारण आपको दर्द होता है, या इटालियन नौटंकी पार्टी होने के कारण आपको दर्द होता है? किस बात के कारण आपको दर्द होता है? टू विक्ट्री उन्होंने लिखा है कि मैंने जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी से, अरे सुन तो लिए ना, सुनिए तो 2004 में जनरल वीपी मलिक की किताब देखिए, हम 2004 सरप्राइज टू विक्ट्री, उन्होंने लिखा है कि जब चुनाव में इस्तेमाल हुआ, सलमान साहब शायद आप भूल गए 1999 में भी करगिल के युद्ध की बात काफी हुई थी, रैलियों में काफी चर्चा हुई थी। मैं जरा अमित जमाई साहब को यहाँ शामिल करूं, मैं क्षमा चाहता हूँ। अमित जमाई साहब प्लीज, सुलेमान साहब प्लीज आइए जरा चर्चा पर वापस लौटे। आप पूरी किताब पढ़ने लगेंगे तो शायद हम कहीं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। अमित जमाई साहब, सवाल ये उठता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी आज सेना के नाम का इस्तेमाल कर रही है, और खास करके प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाना कि अपने आप में सही है, इस्तेमाल करती है, वो भाजपा है। प्लीज एक मिनट जी जवाब दें अमित जमाई साहब। पुराना शेर है जी, सरहद पर कत्ल सिपाही होंगे और सुरखरो जिल्ले इलाही होंगे। तो किसान का बेटा जवान सरहद पर गोलियां खाएगा और उसका क्रेडिट एक पार्टी लेके देश के प्रधानमंत्री हमारे कहेंगे देश के वोटरों से कि शहीदों के नाम पर वोट करो। जीडी बख्शी साहब ने आज बहुत अच्छी बात बोली है जी। हम कह रहे हैं कि आप तारीफ करो, लेकिन वोट मांगना कहां तक जायज है? ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में है। आप कह रहे हो मैं पाकिस्तान में घुस गया, आप कैसे घुस गए? वो तो किसान के बेटा जवान घुसा ना, शहीद हुए, जहाज गिरा, कितने लोग डेली हमारे लोग शहीद होते हैं। जवान को आदेश आप तो अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, अमित जमाई आप साहब तो खाते हो अमित जमाई लगा पूरी। अमित जमाई साहब अगर मैं सवाल जवान है, अमित जमाई साहब अमित जमाई साहब, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी आप किसी जवान के घर पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव नहीं जाते हुए दिखाई। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, आतंकवादियों की मौत पर आप जो जाकर फातिया पढ़ते हैं उनकी कब्रों पर। आइए जरा चर्चा को मैं जरा एक सेकंड आप मैं सुलेमान साहब और अमित जमाई साहब, सुलेमान साहब और अमित जमाई साहब प्लीज, अमित साहब एक मिनट, मेरा एक सवाल है। 1962 के युद्ध में चीन के मुकाबले हिंदुस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी, किसके नाम के आगे धब्बा लगा? 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया, किसके नाम पर मुहर लगी? 1999 में भारत ने अपनी जमीन वापस रखी और पाकिस्तान को खदेड़ा, किसके नाम पर मुहर लगी? मुझे बताइए। तो फिर बालाकोट को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है आप लोग को? पहले जरा सुलेमान साहब आप बताइए, और फिर जमाई साहब मैं आपके सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। प्लीज सुलेमान साहब। नहीं, किसी ने भी जी, सरकारें आई गई, किसी ने भी फौज के पराक्रम को, उनकी ब्रेवरी को कभी इस्तेमाल नहीं किया चुनावी रैलियों में। मैंने के जैसे आपको कोट किया कि 2000 कारगिल वॉर के बाद इंदिरा गांधी को भारत रत्न किस बात का मिला था? घसीटा गया था जब भी इंदिरा गांधी को भारत रत्न किस बात का मिला था? और उन्होंने किताब में लिखा इंदिरा गांधी को भारत रत्न किस बात का दिया गया? मत करिए। और इसका क्या मतलब हुआ, आप मुझे ये बताइए। एक बात ये बताइए, कभी इस्तेमाल नहीं किया कांग्रेस में, तो कभी नहीं किया। झूठ की भी कोई सीमा होती है।
आप लोग झूठ मत बोला करिए। प्रधानमंत्री कहते हैं इंदिरा गांधी ने भारत रत्न से स्वयं को अलंकृत करने का दुष्कर्म किस बात के लिए किया? एयर स्ट्राइक के जवानों को या पुलवामा के जो मार्टियर्स हैं उनके लिए क्या मतलब है सेना को चुनावी भाषणों में यूज करने का? सिक्योरिटी एक छोटा जवाब यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, और उसके बाद मैं अमित जमाई के पास आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी एक छोटा जवाब आप यहाँ दे दें, फिर मैं अमित जमाई के पास चल रहा हूँ। सिपाही 280 सिविलियन सुलेमान साहब प्लीज, सिक्योरिटी की फेलियर के तो जवाब नहीं देंगे। सुलेमान साहब जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी को, उसके बाद हम अमित जमाई साहब के पास चल रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष को भी प्लीज एक मिनट जी, प्रेम शुक्ला जी जवाब दें और उसके बाद मैं अमित जमाई साहब के पास चल रहा हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ इनके बीच में। जी बिल्कुल मैं मानता हूँ, ठीक है प्रेम शुक्ला जी प्लीज। मैं सुलेमान जी से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 के युद्ध के बाद भारत रत्न किस बात का मिला था? क्या युद्ध के मैदान में वो गई थी? जनरल मानेकशॉ गए थे, जनरल जे सिंह गए थे, उनकी जगह पर श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया कि बांग्लादेश के में जिस तरह से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, चुनावी रैलियों में, चुनावी भाषणों में एक कांग्रेस के लीडर को आप ये बताइए किसी ने चुनाव जीतने के लिए बेशर्मी से इस्तेमाल करा सेना के बहादुरी को और उनकी सैक्रिफाइसेस को। जब आप अपोजिशन में होते थे तो कहते थे एक सर के बदले 10 सर काट के लाएंगे, और अब जब आपने 500 से ज्यादा जवान शहीद हो गए तो आप ले आए ना बालाकोट मारे आप छाती अमित जमाई साहब हम बालाकोट में घुसकर मारे आप छाती पीट रहे हो। सुलेमान मियां जिहादियों की तरफ से आपको सहानुभूति है, जिहादियों के प्रति आपके मन में जो अमित जमाई साहब मेरे सवाल का जवाब आप देंगे क्या? सांप्रदायिकता आपके मन में है। अमित जमाई साहब प्लीज एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी और प्रेम शुक्ला जी और सुलेमान जी प्लीज। जैसे मोहम्मद चीफ को चीफ के बड़े अड्डे को ध्वस्त कर दिया, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। अमित जमाई साहब मेरा बुनियादी सवाल वही है, आप बताइए क्या उस वक्त सिंह यादव जी डिफेंस मिनिस्टर हुए? जी बेवकूफी की बातों का तो जवाब जी प्लीज अमित जमाई साहब बोलिए। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी देश के डिफेंस बेवकूफी आप कर रहे हैं, देखिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लंपटों की तरह मीटर जो है अंदर घुसेड़ दिया। 2014 का चुनाव अजय जी आपको हमें पीड़ा होगी। अरे चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं। समाजवादी पार्टी गई थी, हमने मतलब कौन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं प्लीज आइए जरा अमित जमाई साहब की बात सुनते हैं। आपको 2 दशक हो गए जी अजय जी आपको 2 दशक पत्रकारिता में हो गए। एक बार बताइए कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने या मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कभी भी बतौर डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए जो हमने पाकिस्तान के साथ किया, कभी हमने चुनाव में उसको बुनाया? अखिलेश सिंह यादव के दूध के दांत भी नहीं टूटे थे जब आप हम कह रहे हैं कि आप देश जब चला रहे हो आप बिल्कुल तारीफ करो, आप तारीफ करो, लेकिन आप जो है चुनाव में उसका उपयोग कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप नोटबंदी का फायदा क्यों नहीं बता रहे हो? क्या उपयोग कर रहे हैं? देश सुनना चाहता है कि जीएसटी का क्या फायदा हुआ? कानपुर में आपने 12,000 इंडस्ट्री दिया। मेरे पास वक्त जरा इस सेगमेंट में वक्त जरा कम हो रहा है, इसलिए मैं जरा 1 सेकंड जीडी बख्शी के पास चल रहा हूँ, फिर मैं संगीत त्यागी जी आपके पास आ रहा हूँ। उन पर मुकदमा बख्शी साहब नहीं आती है आपको? बख्शी साहब प्लीज गुंडे नहीं प्लीज अमित साहब नहीं प्लीज, मैं आग्रह करता हूं, मेरा निवेदन है आप लोग से अब शब्दों का इस्तेमाल न कीजिए प्लीज। अमित जमाई साहब मैं क्षमा चाहता हूं, इन तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए प्लीज, मैं आग्रह करता हूं। जीडी बख्शी साहब समझा दीजिए, बीच में ना बोला करें। अच्छा प्लीज आइए जीडी बख्शी साहब, बुनियादी सवाल यह है, प्रधानमंत्री जी पर आज ये आरोप लगाना कि वो सेना का नाम इस्तेमाल कर वोट मांग रहे हैं, क्या अपनी जगह कहीं सही है? आप पूर्व सैनिक हैं, आप जानते हैं इसकी गरिमा कितनी होती है, सैनिक होने का मतलब क्या होता है। बख्शी साहब देखिए, इस चुनाव में एक खास चीज ये हमको समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा चाहते ना चाहते हुए एक मुद्दा बन चुका है। पिछले 30 सालों से हमारे देश के बरखिलाफ एक अप्रत्यक्ष युद्ध पाकिस्तान ने छेड़ रखा है, जिसके चलते जो है हमारे 80,000 भारतीय नागरिक शहीद हो चुके हैं। उसका जो है पुलवामा के अंदर तो बड़ा खास खमियाजा हमको 45 सिपाही खोकर भुगतना पड़ा। आक्रोश की लहर देश में आई
और एक पलटवार हुआ जी। तो चुनावों में किसी हद तक कि हम बोले कि इसकी चर्चा नहीं होगी, इसकी बातचीत नहीं होगी, किसी ने क्या किया किसी ने नहीं किया, पूर्ण रूप से संभव नहीं है जी। अगर इस संदर्भ में सेना के पराक्रम की, सेना के शौर्य की तारीफ की जाए, सब पार्टियां कर सकती हैं, क्योंकि सेना किसी पार्टी विशेष की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे देश की सेना है। अगर विंग कमांडर अभिनंदन का कोई तारीफ कर रहा है एक पार्टी, दूसरी तीसरी चौथी भी कर सकती है, वो सबके है, वो किसी एक पार्टी के नहीं जी। कष्ट वहां पे होता है जी जहां पार्टी को एक सेना से जोड़ा जाता है, सेना की जो एपॉलिटिकल छवि है उसके ऊपर घात होता है, उसके ऊपर कोई लाछन आ सके कि साहब ये एक पार्टी विशेष का इसका कोई खास, लेकिन बख्शी साहब है, ये मेजर प्रियदर्शी चौधरी इस पर बहुत सहमत नहीं है, क्या कहेंगे चौधरी साहब? तंत्र में वो चौधरी साहब जी आप क्या कहेंगे? बख्शी साहब से आप पूर्ण सहमत हैं या आप मतभेद रखते हैं यहाँ पर? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। बख्शी साहब हमारे सीनियर हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेना का पॉलिटिकल नेचर मेंटेन करना चाहिए जी। कोई सेना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है जी, देश का सेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। हमारा ये कहना है प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी सेना के गौरव और शौर्य का गवर्नमेंट के तरफ से स्टेटमेंट दें, उसमें वो जायज है, लेकिन जो लाइन जो रेखाएं हैं गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी में, उसको जब पार करते हैं तब ये थ्रेट तो क्या ये अभी पार हो रहा है? सवाल यही है जी। हो रहा है। और कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ साहब ने किया था, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने किया था, और कई दिनों से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और ईसीआई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। अगर योगी आदित्यनाथ जी को कॉशन दिया जा सकता है तो प्रधानमंत्री जी को भी कॉशन दिया जा सकता है। वो क्यों नहीं हो रहा है? ईसीआई अपना कार्रवाई साहब एक छोटा जवाब, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए, मैं मेजर साहब की बात से बिल्कुल असहमत हूँ, और असहमति का कारण यह है कि सेना यदि सिविलियन अथॉरिटी के अंदर है तो उसका राजनीति से एक राजनीतिक पार्टी के संदर्भ के रूप में उसकी बात नहीं की जाएगी, लेकिन सेना के पराक्रम का यूज यदि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कर रहा है और उसकी यदि, क्या हम बालाकोट भूल जाएं? क्या बालाकोट डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक डेज का हिस्सा नहीं होगा डिस्कोर्स का? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी का जो फतवा भी है वो अपने आप में बेवकूफी भरा फतवा है, हम यहाँ पर बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं मानते। बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, सुलेमान मोहम्मद जी, संगीत रागी जी, अमित जमई जी, मेजर रिटायर्ड प्रियदर्शी चौधरी जी और मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। सुलेमान जी, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि बालाकोट पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक अलग माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकई में सस्ती लोकप्रियता की इतनी आवश्यकता है कि उन्हें इस तरह की चीजों का बखान करना पड़ रहा है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों को जनता के सामने रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? मुझे 10 सेकंड में दूं। देखिए, अपने फैसलों को जनता के सामने या अपने करे हुए काम को जनता को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जो उन्होंने वादे किए थे उसके बारे में बताएं। 10 करोड़ नौकरी दी नौजवानों के, उसके बारे में डिबेट करें। नहीं, अब वो क्या बताएंगे ये भी आप ही तय करेंगे? क्या वादे किए थे उसके बारे में डिबेट करें। सुलेमान जी, सवाल ये है के बारे में डिबेट करें, प्रधानमंत्री जी क्या बताएंगे इसका निर्धारण आप करेंगे? हम उन्होंने फैसला लिया, उस फैसले पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उस फैसले को जनता के सामने रख रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? हम नहीं करेंगे, हमारे तो नहीं जी, नहीं, ये तो इनका संकल्प पत्र कहता था और चुनावों के भाषण कहते थे। तो हम ये सवाल ये डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप आर्मी को यूज करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी भी एक सवाल है जिस पे डिबेट होना चाहिए जी। नेशनल सिक्योरिटी पे आप डिबेट करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फौज को कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया जैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आपको मालूम है 5-6 हफ्तों में, जब से चुनाव चल रहा है, 5-6 हफ्तों में कांग्रेस पार्टी 37 रिप्रेजेंटेशन दे चुकी है इलेक्शन कमीशन को,
और इसमें करीबन 8 से 10 प्रेजेंटेशन मैं आ रहा हूं, रागी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, अजय, ऐसा लगता है कि कांग्रेस चाहती है कि आप उनसे बात कर लें कि आप किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, उस पे भी इलेक्शन आप बात ही कर लीजिए उनसे। एक्शन नहीं लेती क्या? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इलेक्शन कमीशन से ऊपर हैं? सवाल ये है, क्या इलेक्शन कमीशन से ऊपर हैं ये दोनों लोग? सिर्फ ये हमारा आराम से सुलेमान जी, हो गई आपकी बात। अब थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रखें आराम से। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आप कोई भी वक्तव्य देख ले, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का कोई भी वक्तव्य देख ले, हर वक्तव्य में उन्होंने देश में आम आदमी के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन कैसे किया, कैसे लोगों को शौचालय मिले, कैसे एलपीजी के गैस के कनेक्शन मिले, कैसे जनधन बैंक के खाते खुले, कैसे उनके घर में बिजली पहुंची, कैसे जो है मकान बने, इन सारे विषयों को बोलते हैं। और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी बोलते हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में स्थिति ये थी कि हेमराज को सेना पर जो है सीमा पर कत्ल किया गया और उसका सिर उठाकर ले गए, वहां इस्माइल कश्मीरी लेकर गया था, और उस पर जो है एके एंटनी जब तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री, वो कहते थे नॉन स्टेट एक्टर ने किया। पाकिस्तान में एक नॉन स्टेट एक्टर हुआ करता था, अजय जी आपको भी याद है। हम स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर नहीं पढ़ते, जिसने मारा चढ़कर उसको मारेंगे, ये हमने 2014 में कहा था, 2016 में करके दिखाया, 2018 में करके दिखाया, बालाकोट में करके दिखाया। अब ये करके दिखाने में इनको परेशानी है, जिनको वहां हमला होने के बाद 26/11 का हमला हुआ, भारत की वायुसेना कहती रही कि हम वहां पर एयर स्ट्राइक करने की स्थिति में। कराची का कमांड सेंटर आइडेंटिफाइड था, जहां हाफिज सईद बैठा था, जहां पर लखवी बैठा था, जहां पर अबू जुंदाल चलिए 2008 की चर्चा अभी नहीं करते, जानकारियां थी, इंटरनेशनल एजेंसी बता रही थी, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। अब अगर हमने कार्रवाइयां की है तो क्या इसका जिक्र हमने राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियों में जो पैराडाइम शिफ्ट किया है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल अमित जमीन साहब, मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है, और सवाल ये है आपसे कि पुलवामा आतंकी हमले में जिम्मेदार जितने लोग थे, भारतीय फौज के लड़ाकों ने उन सबों को चुन चुन कर कश्मीर में मार डाला है, और उसके पहले बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है। अब ऐसे में अगर इसकी बात केंद्रीय नेतृत्व ना करे तो क्या ये अपने आप में गलत नहीं होगा? नहीं, आप बिल्कुल करिए। हम तो कह रहे हैं कि जब आप सुबह में उठिए, दोपहर में 3 दफा करिए, सोते वक्त करिए, उठते वक्त करिए, दोपहर में कर लीजिए जी। हम आपसे ये कह रहे हैं कि सेना के सम्मान में, सेना के जवान जो है वो जो है पानी वाला दाल खा के वो -10 to 15 डिग्री पे वो काम कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी मशरूम खा रहे हैं गोरे होने के लिए, श्री अमित शाह जी घी वाला पूड़ी खा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने, अजय जी, एक बड़ा कदम उठाया है, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, देश को बताना चाहता हूं। हमने भारत माता के सम्मान में, इस देश के सम्मान में, राष्ट्रवाद के सम्मान में, सेना के सम्मान में, फौज के सम्मान में, हमने जो है बीएसएफ के जो तेज बहादुर यादव थे, जो जवान, हमने वाराणसी में उनको आज लड़ाने का फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए कि सेना का जो एक जवान जिसने सेना में भ्रष्टाचार को, चलिए तो यानी आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर रहे क्या? उस जवान के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी जी अपना चुनाव का विड्रॉल यादव उम्मीदवार नहीं है, अब वाराणसी से उम्मीदवार वो बीएसएफ का जवान है जिसका वीडियो वायरल हुआ था जी। देखिए अजय जी, कांग्रेस क्यों नहीं बालाकोट का जिक्र चाहती है, क्यों एयर स्ट्राइक का जिक्र नहीं चाहती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बालाकोट के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो देश में पॉपुलर जनमत खड़ा हुआ, संगीत जी, उससे मैं बोल रहा हूं अमित जामई, उससे ये बचना बहादुर यादव पर प्रधानमंत्री मोदी जी सेना के जवान के सम्मान में सीट कब खाली कर रहे हैं? सर, ये प्रधानमंत्री से पूछ लीजिएगा, हमसे मैं उसका उत्तर देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। मेरा सिर्फ एक व्यक्तिगत एनालिसिस है एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो चलाते हो प्रधानमंत्री जी को। सर सुन लीजिए सर, आरएससी चलाती है। अच्छा ठीक है, मैंने ये भी मान लिया, आप बोलने दीजिए। चूंकि बालाकोट इनके लिए मुश्किल पड़ता है, क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चुन चुन करके गालियां दी हैं। आप कम से कम गाली देना था तो आप प्रधानमंत्री को गाली देते, बीजेपी को गाली देते। आपने तो चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस को आपने कहा कि सड़क का गुंडा है, बदतमीज और बेईमान है, ये कश्मीर में रेप करते हैं।
ये भाषा के अतिरिक्त जो दूसरा विमर्श खड़ा होता है अजय जी, वो इन पर भारी पड़ रहा था, और यही कारण है कि ये चाहते हैं वो जिक्र नहीं हो, क्योंकि उससे इनकी पूरी, आपको पता होगा, बस 2 सेकंड इसका जवाब सलमान साहब से लूंगा, बस 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा, मैं 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए, पुलवामा के घटना, एयर स्ट्राइक के होने के बाद ये 2 दिन तक तय है, लेकिन इनको 2 दिन के बाद लगा कि ये विमर्श यदि आगे बढ़ता रहा तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। उसी समय से इन्होंने संख्या पर प्रश्न उठाना शुरू किया। मैं एक सेकंड मारा गया या नहीं मारा गया? सेना के जवान के जीडी बख्शी साहब प्लीज देना चाहूंगा, 2 शब्द नहीं निकल रहे हैं। मैं जवाब दूंगा। सुलेमान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज मैं इनका जवाब दे दूंगा। मैं आता हूं सुलेमान साहब, अभी तेज बहादुर की बात हो रही है। सुलेमान साहब प्लीज, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम सब एक एक करके बात करते हैं, एक दूसरे को समझ पाएंगे और सुन भी पाएंगे। सुप्रीम होता है, एक सेकंड आग्रह प्लीज। जीडी बख्शी साहब, अब जब वाराणसी से अगर केवल यही चिल्लाएंगे तो फिर तो डिबेट नहीं होगी। बिल्कुल, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। बख्शी साहब प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि हर मैच्योर डेमोक्रेसी में राष्ट्र की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और खासकर उस देश में जिसमें हमारी वायु सेना की ताकत लगातार पिछले 15 सालों से घटती जा रही है। जी, हमारे को 45 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए, आज ये 30 स्क्वाड्रन के नीचे है जी। और 2023 तक 26 स्क्वाड्रन तक आ जाएगी। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स 25 स्क्वाड्रन की है, हमारी 26। ये हमारी उपलब्धि है कि ये 30 वर्षों में, 40 वर्षों में हमने अपने आप को पाकिस्तान की बराबरी पर ले आए हैं। 30 साल से हमारी सेना को बोफोर तोप के बदले कोई तोप नहीं मिली जी। पार्लियामेंट में डिफेंस बजट पास होता है, 5 मिनट डिबेट नहीं होती। नेशनल सिक्योरिटी की डिबेट आपके डिस्कोर्स में आनी पड़ेगी। 30 साल से आतंकवाद आप झेल रहे हैं, 80,000 भारतीय मर चुके हैं जी। और कितने भारतीय मरते रहेंगे? क्यों हम रक्षात्मक होकर लड़ रहे हैं? क्यों हम ऑफेंसिव नहीं हो रहे? 30 सालों में केवल एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक ही क्यों हुई? ये मुद्दे डिस्कस होने पड़ेंगे। कब आप तोपें देंगे भारत की सेना को? कब आप वायु, कब आप रफाल देंगे इंडियन एयरफोर्स को? कब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आएगा? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया बख्शी साहब, और मुझे लगता है कि इसका जवाब सुलेमान साहब को आज देना चाहिए। सुलेमान साहब, डिस्कस होना पड़ेगा साहब का। सर बिल्कुल, एक मिनट में। सुलेमान साहब, इस सरकार ने 5 साल में क्या किया, यहाँ पर जीडी बख्शी का दर्द समझिए। ये मुद्दा अमित जमाई साहब, मैं आ रहा हूं। सुलेमान साहब, जवाब आज यूपीए सरकार को भी देना पड़ेगा। 10 साल के कार्यकाल में रक्षा खरीद और रक्षा सौदों पर क्या बढ़त हासिल हुई थी, आज उसका हिसाब दे पाएंगे आप? देखिए, एक बख्शी साहब से पहले एक साहब आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे जी, उनकी 2 बातें मुख्य थी, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। एक तो पहले हमारे सवाल का तो जवाब दे दीजिए सर, आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि 10 साल के कार्यकाल में यूपीए ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर क्या क्या हासिल कर लिया। उनकी बात का मैं आप एक एक करके दे दूंगा, आप मुझे मौका दे देना। 2 लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, मैं उसी टाइम मौका उनका जवाब देना चाहता था, वो जो इससे पहले पैनलिस्ट थे। चलिए बताइए। लेकिन आपने मुझे देने नहीं दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बालाकोट की बात मत करो जी। हमारा ये कहना है कि फौज के जो ऑपरेशन है, फौज की जो बहादुरी है, जो सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने कंडक्ट किए, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जी, इसको कोई भी राजनीतिक दल को अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का बिल्कुल हक नहीं है। फौज बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, ए पॉलिटिकल है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री, कोई चलिए ये बात तो आपकी हम समझ गए, ये तो आपका कंसिस्टेंट स्टैंड है, ये तो आपने बात कह दी, लेकिन जो सवाल हमने उठाया वो बताइए ना। और देश का सवाल है, बख्शी साहब ने यहाँ सवाल उठाया, का सवाल नहीं है। एक बात सुलेमान साहब, दूसरी बात, बख्शी साहब ने यहाँ बहुत बुनियादी सवाल उठाया। अरे सर, हम अपनी देश, आप मुझे इंटरजेक्ट कर रहे हैं प्लीज। प्रिसाइसली मैं मुद्दे पर ला रहा हूँ। बख्शी साहब का भी दे रहा हूँ भाई साहब, बताइए। आप मुझे बात तो पूरी करने दिए जी। दूसरी बात जरा सी वो ये कह रहे थे कि 1 हफ्ते तक
जब पुलवामा में हमला हुआ तो एक हफ्ते तक कांग्रेस ने ना ही कोई राजनीतिक बयान दिया, ना ही कोई उस तरह की बात करी, और हमने सलमान साहब फौज के साथ है, सरकार के जो मुद्दा सामने है आप उस पर चर्चा करने के अलावा तमाम अन्य मुद्दों पर जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी लगातार बोलते सलमान साहब, जहां तक बख्शी साहब का सवाल है जी आइए, नहीं आपने लगातार किया। 17 अप्रैल को अमित शाह जी ने असम में बोला एक रैली में कि हमारी ये भाजपा की सरकार है, मुंह तोड़ जवाब देगी, लगातार बोलते रहे। 17 फरवरी को, सॉरी, जब हुआ 14 फरवरी को बालाकोट, गलत नहीं है। सवाल है आप दुम दबा के बैठे रहते थे, प्रोसीजर बोलना अपराध है, पूरा फाइटर जेट्स खरीदने का सिर्फ हमारे पहले वाजपेयी जी के टाइम में आ गई थी, बल्कि आतंकवादियों के लिए रोते थे। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कोशिशें करी, और जब ये फाइनल डील हो रही थी, जब फाइनल नेगोशिएशन हो रहा था, उस वक्त सरकार बदल गई। सुलेमान साहब, मैं थोड़ा सा आपका भी ज्ञान बढ़ा दूं इस पर। हमने आपने ये कहा ना वाजपेयी सरकार, बिल्कुल सुलेमान साहब बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र किया कि वाजपेयी सरकार के समय इस विमान को खरीदा जाना था। कितने की डील साइन कर रहे थे? प्लीज सुनिए जरा, 26 की, मोदी जी ने उसे 36 कर दिया। सुलेमान साहब जरा सुन तो लीजिए, प्रोसीजर को फॉलो हुए। सुलेमान साहब जरा सुन तो लीजिए, हो रहा था डील में 520 करोड़ का, सुलेमान साहब 1670। सुलेमान साहब सुन लीजिए, जहां तक प्रोसीजर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सुलेमान साहब, आप एकल बयान देते रह रहे हैं, किस तरह से आप एकल बयान दे रहे हैं सुलेमान साहब। मैं आपके सामने एक बुनियादी सवाल रख रहा हूँ, प्लीज एक मिनट सुलेमान साहब, टाइम आउट, उद्योगपति टाइम आउट सर, मोदी टाइम आउट सर, टाइम आउट सर, आप सिर्फ सुलेमान साहब ये चुनावी भाषण नहीं है, बहस है, बहस की तरह बात कीजिए। आइए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने ये कहा वाजपेयी सरकार के दौरान विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई। सुनिए साहब, चौकीदार चोर है सुलेमान साहब, बड़ी अजीब स्थिति है सुलेमान साहब, आप सुनना भी नहीं चाहते। वाजपेयी सरकार के समय, गांधी चोर है, वाजपेयी सरकार के समय विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई, ये आपने कहा। आप सुनना आप नहीं चाहते। बिल्कुल मैं हम बोलते हैं जी, तो आप नहीं, बिल्कुल हम नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जब सवाल पूछते हैं आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। सवाल सीधा है, वाजपेयी सरकार के समय मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। बख्शी साहब से पहले मेरे खिलाफ बोले, एक बीजेपी के बोले, सुलेमान साहब बोले, आप हीन भावना से क्यों इतने ग्रसित हैं? ये जिस सवाल का आप हीन भावना से इतने ग्रसित क्यों हो गए सर? क्यों इतने हीन अपने आप को समझते हैं आप? हम क्यों होते भाई हीन भावना से? तो फिर अरे भाई आपके सामने सवाल रखे जा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। सीधा सवाल है, वाजपेयी सरकार 5 साल तक, वाजपेयी सरकार 6 साल तक मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकी, बहुत अच्छी बात है। 10 साल उसके बाद आपकी सरकार आई, आप नहीं खरीद सके, इस बात को मानिए आप कि नहीं खरीद सके 10 साल में, हम कहिए तो सही हम नाकाम थे। उसके बाद मोदी सरकार ने 2 साल में विमान खरीदे, सही गलत अलग बात है, लेकिन कम से कम खरीदे तो। अजय जी AK एंटनी ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, पहले तो ये भी कहा हम नहीं खरीद सकते, यहां तक जाकर के कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम खरीद नहीं सकते। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, जिसमें जब लोवेस्ट बिडर सेट हुआ, क्या यार एक ही बात का रट लगाया हुआ है, तुम्हारा टेप एक ही जगह बैठ गया है। नेगोशिएशन में थी, आपने क्यों डील खत्म करी? 2014 में 126 जहाजों देश को वाड्रा मॉडल की जरूरत नहीं है, अपने देश को रॉबर्ट वाड्रा मॉडल और भंडारी मॉडल की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वाड्रा के खिलाफ क्या कर पाया? आपका सुलेमान साहब आपका जवाब बख्शी जी दे रहे हैं, जवाब सुनिए प्लीज बख्शी जी। 5 साल में चुनाव से पहले आपने प्रक्रिया शुरू करी। अरे सुलेमान साहब, झूठे भाषणों से, झूठी बातों से कुछ। सुलेमान साहब, बख्शी जी आपका जवाब दे रहे हैं, जरा एक बार सुन लीजिए प्लीज। बख्शी साहब प्लीज, झूठ बोलते हैं, किधर इनको झूठ बोलने का? बख्शी साहब प्लीज अपना जवाब रखिए जी। प्लीज देखिए, जो कागजों पे है वो साफ एंटनी साहब ने इस डील को खत्म कर दिया था कि 126 जहाजों की अगर हाल में बनते हैं तो फ्रांस सॉवरेन गारंटी नहीं दे रहा था। उन्होंने डील को ही खत्म कर दिया था, दोबारा डील को शुरू करना पड़ा और नए सिरे से शुरू करना पड़ा। अब वो देखिए, जहां रो रही थी आपकी एयरफोर्स कि साहब हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, ये बिल्कुल गलत है बख्शी साहब, उसमें फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये 36 जहाज की तो बात हुई, नेगोशिएशन लास्ट तक चल रही थी, उसमें इतना बड़ा बवाल आप लोगों ने खड़ा किया। आप प्रोसीजर में कुछ भी गलती निकालने की कोशिश करें, अगर बख्शी साहब डील को खत्म कर दिया था, अगर डील को खत्म कर दिया था तो 8 अप्रैल 2015 को
बहुत कैसे ये बात कही विदेश मंत्रालय के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारी नेगोशिएशन चल रही है? ये कैसे कही मोदी जी के अनाउंस करने के 2 दिन पहले? प्रियदर्शी जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। प्रियदर्शी जी प्लीज अपनी बात रखिए। प्रियदर्शी जी प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए साहब, प्रियदर्शी जी प्लीज। एयरफोर्स इतना रो रही है कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पाकिस्तान के बराबर कर दी है आपने, जबकि 2.5 गुना ज्यादा होती थी। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हस्तक्षेप ना करे तो वो अपनी ड्यूटी को, वो जो है उसको डेरिलिक्शन है ड्यूटी की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 15 साल से लगातार गिरी जा रही थी। वाजपेयी साहब के टाइम में ये जहाज मांगे गए थे और अभी तक नहीं आए हैं। आपको ये समझ आ रहा है? प्रियदर्शी जी, तो 20 साल हो गए इसको, अगर रफाल होते 20 साल हो गए, 10 साल हमारी सरकार रही और 10 साल मोदी जी के साथ बीजेपी की सरकार रही। हमने जो करा, हमने डील फाइनल कर दी थी। आखिरी नेगोशिएशन लास्ट स्टेज पे था, उसको आपने कैंसिल करा 15 में। मेरे पास वक्त कम है, प्लीज प्रियदर्शी जी आखिरी कमेंट आपका, प्लीज आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। प्रियदर्शी जी प्लीज। 2014 में तब सरकार बदल गई और डील कैंसिल करके अपने मित्र को डील दिलवा दी। प्लीज एक मिनट सर, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट की जरा एक सेकंड जी। प्रियदर्शी जी प्लीज अपनी बात रखिए। कोई डील कैंसिल नहीं हुई थी एंटोनी साहब के टाइम। अभी बता रहे हैं सलमान साहब जी ने डील को सलमान साहब प्लीज जरा प्रियदर्शी जी को बिल्कुल प्लीज। प्रियदर्शी जी देखिए, ये एनडीए या यूपीए की सवाल नहीं है, ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में गाइडलाइंस हैं कि कौन सा अथॉरिटी कितने टाइम में अप्रूवल देंगे जी, चाहे वो आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स हो या जो नेगोशिएशन कमेटी में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हों या पॉलिटिकल अप्रूवल स्टेज जी, उसका टाइमलाइंस है जी। आप अगर वो डीआईपीपी को देखेंगे 2001 से जब एमएमआरसीए का टेंडर खुला था जी, you will find that guidelines from the armed forces headquarters, the timelines have always been met. जी. The fault lies at the bureaucratic levels in the Ministry of Defence and at the political level for not approving those in time. जी. That is the stage why we are falling short of our procurement. बिल्कुल ये जी। रागी साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं इनसे सहमत हूँ और मैं भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। आप जरा सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लें। यदि आप 10 साल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट को आप निगोशिएट कर रहे हैं आर्म्स के लिए प्रोक्योरमेंट के मामले पे, तो आप देश को कहां ले जा रहे हैं? तब तक 2 जनरेशन टेक्नोलॉजी बाहर निकल जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि यदि आपको देश को वाकई एक महाशक्ति के तौर पे खड़ा करना है तो ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो खत्म कीजिए। ब्यूरोक्रेसी जो है वो आर्म फोर्सेस पर दोष देती है, आर्म फोर्सेस ब्यूरोक्रेसी पर दोष देती है प्रोसीड्यूर को लेकर के। मुझे लगता है कि देश के लिए आवश्यक है कि इस मामले को। एक छोटा कमेंट आपका, उसके बाद मैं जमील साहब का जा रहा हूं। मेरे पास बस 1 मिनट है, इसलिए 30 सेकंड में आप दोनों से आग्रह। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, ये तथ्य है कि लगातार जो रॉबर्ट वड्रा को लाभ पहुंचाने के लिए आप भारत की वायुसेना को आप लड़ाकू विमानों से वंचित करने का जो दुष्कर्म कांग्रेस ने किया, संजय भंडारी को लाभ पहुंचाने के लिए जो दुष्कर्म किया, उसका दुष्परिणाम हमारी वायुसेना को झेलना पड़ा। और आज जब रफाल की डील फाइनल हुई, उसकी डिलीवरी के पहले ये किसी भी तरह से जिनसे इनको कमीशन मिल रहा था, आप कुछ भी संजय भंडारी से, उनकी प्रेरणा से राहुल गांधी जिस तरह से रफाल का मुद्दा उछाल रहे हैं, वो स्वाभाविक तरफ पर वायुसेना को हथियार ना मिले। अमित जवाई साहब था और तो आपने क्या एक्शन लिया? मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर कोई ऐसी बात थी, आपने क्या एक्शन लिया रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? अगर ऐसी बात थी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक्शन लिए। आपकी 5 साल में सरकार निकालिए, क्या एक्शन लिया आपने? झूठ बोलते हैं बैठ कर टीवी पे, क्या एक्शन लिया आपने? बताइए। मैं क्षमा चाहता हूं, बहस का वक्त हमारा खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आप सबसे बड़े आदर से क्षमा मांगता हूं। जाहिर सी बात है, ये एक शाश्वत बहस का मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भी दो राय नहीं है कि सेना की नेकनामी का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर निर्णायक फैसले सरकार लेती है तो उसकी चर्चा तो चुनाव में होगी ही, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। नेता आरोप लगाया